कि आपसे बात किए हुए काफ़ी दिन हुआ और इस बीच में काफ़ी चीज़ें बदली हैं और इस बदलाव में लोकतंत्र, संविधान, शासन तंत्र वगैरह वगैरह बहुत ही एक अलग शेप लिया है। तो मेरे ख्याल से आप चूँकि जनता में रहते हैं, लोगों के बीच में चर्चा पर चर्चा करते रहते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको महसूस हो रहा होगा कि देश किधर जा रहा है या जो सारे आंदोलन थे उनकी क्या गति हुई है इस बीच। समझता हूँ कि देश या हम कहें भारत दो हिस्सों में बटा है। एक भारत तो शहरी भारत है, दूसरा ग्रामीण भारत है। बहुत सारी जो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधियाँ हो रही हैं वो हमारे ग्रामीण भारत से उतना नहीं जुड़ी हुई हैं जितना शहरों में है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि चेतना के स्तर पर अभी गांव की जो बहुसंख्यक जनता है वह लोकतंत्र क्या है, शासन सत्ता क्या है, उससे हमारी क्या अपेक्षाएं हैं, उससे हमको क्या चाहिए और हम क्यों किसी शासन सत्ता की तरफ रहें, इसकी बहुत ज़्यादा समझ नहीं। जो बहुत सारे हमारे बीच में पढ़े लिखे नौजवान हैं वो भी गहराई से हर एक नागरिक की जो समस्याएं, उसकी व्यक्तिगत समस्याएं, उसकी सामूहिक समस्याएं क्या हैं, इसकी गहरी पैठ उसकी नहीं, वो इस बात को समझ नहीं पाता। लोकतंत्र हमारा खतरा है। हमारे बीच के जो ओबीसी, एससी के, एसटी के संगठन हैं, संगठन करने वाले हैं, वो लोग इसको कह रहे हैं, बहुत दिनों से कह रहे हैं। 2014 के बाद से ही जब ये सरकार आई है, केंद्र में सत्ता में आई है, तभी से यह प्रश्न उठने लगा है, सुगबुगाहट हो गई थी कि लोकतंत्र हमारा किधर जाएगा, लोकतंत्र हमारा ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है, चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। तो जो देश का जो बहुत बड़ा हिस्सा है उस हिस्से में इसको लेकर के निचले स्तर पर बहुत सारी गतिविधियां नहीं हो पाती। हमारे ओबीसी, एससी, एसटी के संगठन भी कुछ चिंतकों में, कुछ बुद्धिजीवियों में सीमित रह जाती है। जो वहाँ पर लोग आते हैं उनका जो जुड़ाव होना चाहिए गांव की जनता से, गांव में रह रही जनता से, चाहे वो किसान हों, चाहे वो मजदूर हों, वो दलित हों, पिछड़े हों, उनके साथ उनका कोई बहुत ज़्यादा गहरा लगाव नहीं हो पाता है। तो वो आते हैं, कहीं बैठ जाते हैं, चर्चा कर लेते हैं। चर्चा करने के बाद जिस वक्त चर्चा कर रहे होते हैं उस वक्त बहुत उत्साह रहता है, बहुत ऊर्जा रहती, बहुत उबाल रहता है लोगों के मन में। लेकिन जब वो वहाँ से अपने मूल स्थान पर पहुँच जाते हैं तो वो ऊर्जा जैसे जैसे वो घर के नज़दीक पहुँचते हैं वैसे वैसे उनका उत्साह कुछ कम होने लगता है। कम इसलिए होने लगता है क्योंकि वो अपना स्वयं अपनी सोच का विस्तार नहीं कर पाते हैं, लोगों तक वो पहुँच नहीं पाते हैं। वो जा कर के अपने घरों में बैठ जाते हैं और आजकल जैसा सोशल मीडिया पर है, अपनी भावनाओं को वो व्यक्त करने के लिए उसका इस्तेमाल करने लगते हैं। ज़्यादातर तक वही होता है। इसीलिए इतने दिनों के बाद भी 5 साल बीत गया, इस सरकार का दूसरा कार्यकाल 5 साल का आ गया, लेकिन व्यापक बदलाव की तरफ कोई कदम आगे ज़्यादा नहीं बढ़ा है। 2-3 घटनाएं हुई इस बीच में। हम जैसे 2 मार्च नहीं है, तो शायद फरवरी का महीना था, 2 अप्रैल, हाँ सॉरी 2 अप्रैल। तो 2 अप्रैल में एक एससी के लोगों का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ और उस प्रदर्शन का था जो एससी एट्रॉसिटीज के प्रति सुप्रीम कोर्ट का जो एक निर्णय आया था, जो उसको डाइल्यूट किया गया था, उससे जो दलित वर्ग था वो बहुत ही चिंतित था, प्रभावित था।
और आशंकित था कि उसके साथ अन्याय होगा। इसलिए बिना किसी बहुत प्रभावशाली नेतृत्व के, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे कानून के माध्यम से, वो लोगों में एक उत्साह आया, लोग इकट्ठा हुए, एक अच्छा खासा प्रदर्शन हुआ और सरकार उससे प्रभावित हुई और सरकार ने यह कोशिश की कि वो सुप्रीम कोर्ट से जाए और उसमें फिर से एक अपील उनसे करे कि इसको पुनर्विचार पर करें, और कोर्ट ने भी उसको पुनर्विचार किया। इसी तरह से जब ओबीसी का मुद्दा आया और आरक्षण का मुद्दा आया यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, और 13 पॉइंट रोस्टर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार जब लागू किया जाने लगा, तो उसमें पहले ही एक वर्ग हमारा जो था एसटी का, वो तो एकदम से गायब, क्योंकि 13 में वो कहीं आता ही नहीं था। और उस 13 में जो है 2 एससी आ जाते थे, 4 या 5 जो है उसमें ओबीसी आ जाता था, बाकी 9, 3 ओबीसी आता था, 1 एससी आता था और 9 जो है जनरल के लोग होते उस 13 में। तो इसको लेकर के 5 मार्च सन 18 को एक ज़बरदस्त प्रदर्शन फिर हुआ, देशव्यापी प्रदर्शन हुआ और सरकार उस मुद्दे पर भी झुकी और उसका परिणाम यह हुआ कि 200 पॉइंट का रोस्टर सरकार ने माना और उसको जारी भी किया। तो इस तरह से लोकतंत्र में जो मनमानापन हो रहा था उसको चेक करने के लिए ये 2 गतिविधियां लैंडमार्क के रूप में हमारे सामने आईं, लेकिन इसका भी विस्तार बहुत ज़्यादा नहीं था। गांव के स्तर पर इसका विस्तार नहीं था। गांव के वे अभिभावक जिनके बच्चे यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में पढ़ रहे थे और जो आगे चल करके ये योग्यता प्राप्त करते कि वो कहीं पर अध्यापक हो सकें, उन अभिभावकों में इसके प्रति बहुत ज़्यादा चिंता नहीं थी, उनकी सोच इसके बारे में बहुत आगे नहीं बढ़ पाई थी। तो इस प्रकार से लोकतंत्र का जो एक होता है जन भागीदारी का जो सवाल होता है, वो जन भागीदारी कहीं पर आक्रांत हो गई थी, उसका वो जो स्वरूप होना चाहिए तो स्वरूप निखर करके नहीं आ पा रहा। और हमारे जो दुखद पहलू था, जो हमारे वे नेता हैं जो जिनको दलितों का या पिछड़ों का नेता माना जाता है, उनके अपने राजनीतिक दल हैं, उन राजनीतिक दलों में भी बहुत इस बात को लेकर के चिंता नहीं थी, बहुत ज़्यादा वो मुखर नहीं थे और उनका मौन रह जाना ही लोकतंत्र के विगलित होने का, उसके क्षरण का एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा था और शायद अभी है। बहुत सारे मुद्दों पर अभी भी लोग मुखर नहीं हैं। इसलिए लोकतंत्र तब मजबूत होगा जब हमारा गांव जागे। जब तक हमारा गांव नहीं जागेगा, खेत खलिहान में काम करने वाले को लोकतंत्र की समझ नहीं होगी, उसको यह समझ नहीं होगी कि लोकतंत्र हमारा किधर जा रहा है, लोकतंत्र से हमके जो अधिकार मिला हुआ वो अधिकार हमारा सुरक्षित है अथवा सुरक्षित नहीं है, उस पर क्या खतरे हैं, जब तक ये गहरी चेतना उसके अंदर नहीं आएगी, उसके अंदर ये जागरूकता नहीं आएगी, तब तक हमारा लोकतंत्र सफल नहीं होगा। और जो लोग सत्ता में हैं वे जानते हैं, उनको ये मनोविज्ञान गांव वालों को मालूम है कि इनको बहुत ज़्यादा इन सब मुद्दों पर कोई सोच विचार इनका नहीं होता है। इनको हम धार्मिक मुद्दों में उलझा करके इनकी दिशा को हम बदल सकते हैं, इनको हम भटका सकते हैं और इनको जो है हमारे लिए खतरा बनने से इनको हम रोक सकते हैं। वो काम बखूबी कर रहे हैं, वो धार्मिक मुद्दों को उछाल रहे हैं, हिंदू मुसलमान के मुद्दों को उछाल रहे हैं। और जैसे अतीत में ये कोशिश की गई, हमारी जो वेदांत की फिलॉसफी है, हमारा जो हिंदू जिसको सनातन धर्म हम कहते हैं, उसकी जो मान्यता है कि आदमी का जो वर्तमान जीवन है, उसका जो दुख दर्द है, वो यह न समझे कि वो किसी शासन की व्यवस्था के कारण है, बल्कि उसके लिए वो स्वयं दोषी है। स्वयं दोषी इस रूप में है कि उसने पूर्व जन्म में जो गलत काम किया था, जो अच्छे काम उसने नहीं किया था, उसी के परिणाम उसका ये वर्तमान जन्म है और ये वो अपने प्रारब्ध को भोग रहा है। तो उसको उसने प्रारब्ध के ऊपर डाल दिया, उसको उसने जो है किसी सरकार का, किसी व्यवस्था का दोष उसको नहीं माना। तो वो हमारी
जो जिन्होंने व्यवस्था बनाई थी उन्होंने इस तरह से एक तरह से लोगों के दिमाग में भर दिया था, उनकी ब्लड में आ गया था कि हम अपने पूर्व जन्म का कर्म भोग रहे हैं, इसके लिए हम किसी को दोषी नहीं मानते, कोई इसके लिए दोषी नहीं है। तो वो व्यवस्था पर कोई चोट नहीं कर पा रहा, वो आत्मतुष्ट था कि हम भैया अच्छा कर्म करेंगे। उसको पढ़ाया गया कि इस जन्म अच्छा कर्म करोगे तो अगला जन्म तुम्हारा बन सकता है, ये जन्म तो तुम्हारा जैसा पिछला निर्धारित है वैसा ही रहेगा। तो हमारी सरकार ने भी इस मनोविज्ञान को समझा कि हमारा गांव का आदमी तो भगवान भरोसे बैठा रहता है, वो ये समझता कि जो कुछ भी संकट है वो ऊपर वाले की मर्जी से आया हुआ है, इसके लिए कोई सरकार दोषी नहीं है। और इसी भावना को पुष्ट करने के लिए वो तरह तरह के षड्यंत्र, तरह तरह के आयोजन करते रहते हैं। कभी माघ मेले के नाम पर, कभी अयोध्या में रामनवमी के नाम पर, कभी किसी और तीर्थ के नाम पर, किसी और मेले के नाम पर, किसी को और कांवड़ यात्रा के नाम पर, इसको सारा वो करते रहते हैं ताकि लोग भूले रहें और हमारी तरफ उनका ध्यान ना हो। तो एक तरह से अगर आपकी इस बात को देखा जाए तो देश जहाँ विज्ञान, अर्थशास्त्र, इंडस्ट्री, उद्योग, नौकरियों में आगे जाना था, जिसके लिए ये सरकार कह करके आई थी, ये तो मध्यकाल की तरफ ले जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। यह सरकार जो है नारा तो देती 21वीं 22वीं आगे की सदी का कि हम उधर ले जा रहे हैं भारत को, लेकिन वैचारिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर, जहाँ से आदमी की सोच बदलता है, जिस वैज्ञानिक सोच के आधार पर, जिस तर्क बहुलता के आधार, तर्कशीलता के आधार पर देश को आगे हम ले जा सकते हैं, उसको वो कुंद कर रहा है, वो उसको पीछे की तरफ ले जा रहा है कि ये जो है आगे न देखे, ये पीछे की तरफ देखे। और वो उसका पूरा प्रयास है कि जितने ये लोग पीछे की तरफ देखेंगे, हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, हम विज्ञान की बात करेंगे, हम स्पेस की बात करेंगे, सब कुछ बात करेंगे, लेकिन बौद्धिक स्तर पर इनको हम पीछे लेंगे। तो ये सरकार बिल्कुल ये इसको मध्य की तरफ ही ले जा रही है। सारा प्रोग्राम इनका उसी तरह को हो रहा है। आज मैं अभी सुन रहा था कि जो औरतें महिलाओं की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में वो काम कर रही हैं, 181 के तहत 9 महीने से उनको वेतन नहीं मिला है। अच्छा, तो 9 महीने से उनको वेतन नहीं लगा तो महिलाएं ये कह रही हैं कि हमारे बच्चे की फीस नहीं दे पा रही हूँ, उनका एडमिशन ख़त्म हो गया, वो घर बैठ गए हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब यही है कि पैसा, अयोध्या में करोड़ों रुपए का दिया जलाने का पैसा हमारे पास है। अयोध्या के सुंदरीकरण के लिए 4000 करोड़ से अधिक हमारे पास, 400 करोड़ से अधिक हमारे पास पैसा है, हम वहाँ लगा देंगे। लेकिन यो महिलाएं अपना घर द्वार छोड़ करके, जिनके भी कोई बहुत सी ऐसी महिलाएं उनके पति नहीं है, उनके और कोई कमाने वाला नहीं, उन्हीं की कमाई से, उन्हीं की वेतन से उनका घर परिवार चल रहा है, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई चल रही है, उनको तक पैसा नहीं मिल रहा है। तो क्या हो रहा है? ये तो उसी तरफ ले जाना होगा कि हम इन धार्मिक मुद्दों में, फालतू मुद्दों में पैसा हमारे पास है, वहाँ हम लगाएंगे, लेकिन जो आम आदमी है, आम जनता है, उसके हित के लिए हम कोई काम नहीं करेंगे। उसको हम वही, जैसे होता था ना कि ऐसा ऐसा काम करोगे तुमको स्वर्ग में हम मिल जाएगा, तुमको अगला जन्म बढ़िया मिल जाएगा, उसी तरह से उनको भी लगे रहो, ऐसे काम करते रहो और जो है वो राम के गुण गाते रहो, तुम्हारा कल्याण होता रहेगा। इससे तो कल्याण होने वाला नहीं, लेकिन ले वो उसी तरफ जा रहे हैं। आदमी की सोच को वैज्ञानिकता की तरफ, तर्क की तरफ, वैज्ञानिक सोच के सीधे सीधे अर्थ में हम कहें कि तर्क के साथ सोचना कि कोई काम हो रहा है वो सही है या गलत है, इसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाने दे रहे हैं। ये तो ये सरकार कर ही रही है, सरकार की योजना भी ये है, क्योंकि इसी तरह के वो अब राम मंदिर का निर्माण शुरू होगा, उसमें अरबों रुपए होंगे और उसमें जैसा हो रहा है कि सब के सब प्रबंध जो करने वाली समिति, उसमें सब ब्राह्मण ही हैं। एक OBC से SC बने हुए कामेश्वर चौपाल को रख दिया और बाकी लोग उसमें किसी तरह नहीं, तो हिस्सेदारी नहीं है। तो कुल मिलाकर के ब्राह्मण राज जो था, उसी ब्राह्मण राज को कायम करने की कोशिश की जा रही है। और ब्राह्मण राज का मतलब होता है कि सोचना बंद करो,
जी, आंख मूंद करके चलना शुरू करो। मनुस्मृति का एक तरह से, हाँ, मनुस्मृति का एक तरह से उसका पुनरुत्थान हो रहा है। ये रिनासा एक तरह का है जो मनुस्मृति को फिर से लाओ, हिंदुत्व का रिनासा। हिंदुत्व का निराशा। तो चूंकि आपने आंदोलन किए भी हैं, आंदोलन देखे भी हैं, तो ऐसा क्या कुछ नजर आता है कि जो इतनी बड़ी साजिश राज्य के लेवल पर, सत्ता के लेवल पर, शासन के लेवल पर, उससे क्या रास्ता निकलेगा? कैसे इस चीज से जो प्रभावित होने वाले लोग हैं वो कैसे लड़ पाएंगे? कुछ आपको क्या इस पे आप बताएंगे कुछ? ये जब हम इस पर सोचने बैठते हैं, लगभग हमारा भी 50-55 साल का अनुभव है और लोगों के बीच में रहे हैं और लोगों को चेतना जागृत करने का काम करते रहे हैं, लेकिन बहुत सारी जो वो साजिश जिन्होंने सदियों से कर रखी है, अब भी वो साजिश करने से बाज नहीं आती। और जो हमारा समाज इस ब्राह्मणवाद से, मनुवाद से, हिंदुत्व से वो पीड़ित है, उस समाज का वो गहराई से साजिशकर्ता अध्ययन कर रहे हैं और उसमें जो कोई उनको कहीं पर घुसने की गुंजाइश मिलती हो पर उसमें घुस जाते हैं। हमारा समाज चूँकि अनेक जातियों में बटा हुआ है और हर वर्ग जातियों में बटा हुआ है। यहाँ की जो सवर्ण है वो भी जाति उपजाति में बटा हुआ है, लेकिन उनमें चालाकी यह है कि वो अपने वर्गीय चेतना से युक्त है। जाति में उपजाति होने के बाद भी उनमें एक तरह की वर्गीय चेतना है, लेकिन जो गैर सवर्ण बहुत बड़ा हमारा समाज है, आदिवासियों तक, जंगल में रहने वाले लोगों तक, उसमें अभी वर्गीय चेतना नहीं है। जो आज़ादी की लड़ाई के बाद कुछ आर्य समाज के कारण, कुछ किन्हीं और कारणों से एक चेतना आई, जातीय स्तर की चेतना आई कि हमको भी पढ़ लिख करके आना चाहिए, हमको भी हिस्सेदारी होना चाहिए, तो वो सारी जो चेतना थी वो जातीय अस्मिता में बदल करके आई, वो वर्गीय अस्मिता में बदल करके वो नहीं आई। तो ये जो हमारे बीच में जातियों के स्तर पर जो अलग अलग अस्मिताएं हैं, सामूहिक अस्मिता हमारी जो नहीं बन पाई, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, या यहाँ तक कि माइनॉरिटी को भी ले लीजिए, तो उसका परिणाम यह हुआ कि साजिशकर्ता हमारे अंदर जो अंतर्विरोध है, हमारे यहाँ जो ईर्ष्या, द्वेष और जलन की भावना है, यदि फलाना जात तो जो है आगे बढ़ गई, हम पीछे रह गए, फलाना जात ही हमारा हिस्सा खा जा रही, ऐसा उसको साजिशकर्ता समझा देते हैं कि देखो वो यादव तो आगे निकल गए और सब कुछ उन्हीं को मिल रहा है, मलाई तो वही काट रहे, तुम तो खाली उनके पीछे पीछे चल रहे हो, हमारे साथ आओ, हम तुमको जो है अच्छे रास्ते पर ले जाएंगे। तो इस प्रकार की भावना को जब तक हम ख़त्म नहीं करेंगे, निरंतर लोगों के बीच में जा कर के, समझा कर के, उदाहरण देते हुए, और जब तक वो उनके मन में जो नकारात्मक चीज़ पैदा कर दी गई है, जो एक ईर्ष्यात्मक चीज़ पैदा कर दी गई है, परस्पर जलन की जो भावना पैदा कर दी गई है, जब तक इसको हम समाप्त नहीं करते हैं, तब तक हमें बहुसंख्यक होते हुए भी अल्पसंख्यक का दुख भोगना पड़ेगा। ये स्थिति है। तो इसलिए मुझे तुरंत तो कोई नज़र नहीं आता है कि एकदम से तुरंत से हो जाएगा, जब तक कोई वॉल्केनिक स्थिति ना आ जाए, बल्कनाइज न हो जाए एकदम से कोई स्थिति। तो ये जो आपने सवाल किया कि क्या हमको कोई रास्ता नज़र आता है, रास्ता तो है, रास्ता लेकिन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। उस टेढ़े मेढ़े रास्ते को हमको सीधा करना होगा। वो टेढ़ा मेढ़ापन क्या है कि हमारी आपस की जो फूट है, हमारी जो आपस की एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना है, इसको जब हम, आज बहुत सारे लोग इस तरह के हैं जो जिन लोगों ने भाजपा को ओबीसी में वोट दिया वो भी परेशान हैं और कभी कभी सोशल मीडिया पर लिखते भी हैं। तो मैं तो व्यंग्यात्मक हूँ, बोला जन लिख देता हूँ कि भाई क्यों ऐसा आप परेशान हो रहे हैं, आपकी सरकार है, आपने बनाया है, आप देखिए, आप सोचिए। तो अभी यह सोच धीरे धीरे जितने मार पड़ेगी उतने पिछड़ों में इस बात की शायद चेतना जागृत हो कि हमको साथ रह करके लड़ना, अपना हक प्राप्त करना। अलग अलग हम अपना हक प्राप्त नहीं कर सकते, अलग अलग रह करके हम यूज हो सकते हैं। एक और बात अच्छा, इसमें जो आपने बात की पिछड़े की, तो एक सवाल खड़ा होता है कि जब लड़ाई
की बात आती है और किसी के विरोध की बात आती है, तो जो दूसरा पक्ष है, जो सत्ता में है, जो मनुस्मृति की व्यवस्था में राज कर रहा है, वो एक चेहरा दिखा देता है कि ये तो पिछड़ा ही है, हमारे पास प्राइम मिनिस्टर है। तो फिर जो पिछड़ा